सॉरी वॉइस नहीं आ रही थी। अगर क्लोज ग्रोइंग वाले कैसे बनाएंगे? अभी हम बात करेंगे। क्लोज ग्रोविंग क्रॉप्स के अंदर फरो का फॉर्मेशन नहीं किया जाता। रीजन फरो किसके लिए सुटेबल है उसकी अभी हम बात करेंगे। मैंने एमसीक्यू पे देखा था तो उसमें स्पेस वाले पे अभी हम बात करेंगे ना रीजन फरो। अब बॉर्डर स्ट्रिप के बाद में रीजन फरो आएगा। 2 मिनट की बात है, अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सरफेस मेथड के अंदर चेक बेसिन के बारे में हमने बात किया था। इसके बाद कौन सा था? बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। ठीक है, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड को जो है और क्या कहा जाता है? बे इरिगेशन कहा जाता है। और हाइब्रिड मेथड कहा जाता है किस किस के बीच का? चेक बेसिन और फरो मेथड के बीच का। ये चीज क्लियर है। इसके बेनिफिट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है इंटरकल्चरल ऑपरेशन करना क्या है? इजी है। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ वाटर जो है वो नहीं होगा। लेबर कॉस्ट को जो है यहाँ पर सेविंग हो जाएगी। तो हमने बॉर्डर स्ट्रिप मेथड के अंदर ये पढ़ा था कि इस मेथड के स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं। यहां तक क्लियर होता। ऑन द बेसिस ऑफ स्लोप परसेंटेज भी हमने इसको क्लासिफाई किया था। एक दो पॉइंट हम पहले लिखेंगे। बेनिफिट्स ऑफ या एडवांटेज ऑफ बॉर्डर स्ट्रिप, ये लिख लिया था कि अपन ने? लिख लिया था। चलिए, इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट मेथड आता है उसका नाम है फरो मेथड ऑफ इरिगेशन। फोर्थ है फरो मेथड ऑफ इरिगेशन। फरो मेथड ऑफ इरिगेशन की बात करते हैं तो इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस है, पहले उनकी हम बात करते हैं। जनरली एक बार सब बोर्ड पे देखना, मान लीजिए हमारी क्या है? सोइल सरफेस है। और ये कौन सी सोइल है? एकदम फ्लैट सोइल है, यानी फील्ड हमारा कैसा? एकदम फ्लैट है। ठीक है, जनरली क्या होता है कि जहां पर ज्यादा बारिश होती है, जहां पर ज्यादा रेनफॉल होती है, या वहां की सोइल सैंडी सोइल्स होती है, ऐसे स्थान जहां पर हम क्लोज ग्रोविंग क्रॉप्स ग्रो न कर वाइडर स्पेसिंग के क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, उस केस में क्या होता है कि जो ये फ्लैट है, ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा? इस तरीके से जो है, मतलब ये जो है सोइल, ये तो क्या है? हमारी फ्लैट सोइल है, लेकिन इसके ऊपर जो है इस तरीके से रिज लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? रिज लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया जाता है। और ये बीच वाला जो पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? फरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फरो कहा जाता है। फरो का मतलब हिंदी में खाई कहा जाता है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि ऐसी क्रॉप जिनको ज्यादा वाटर की रिक्वायर्ड है, जिनको ज्यादा वाटर की रिक्वायर्ड है, या वाटर लविंग क्रॉप्स को कहां ग्रो करेंगे हम? फरो के अंदर ग्रो करते हैं। फरो के अंदर ग्रो करते हैं जो वाटर लविंग होती है। और दोज क्रॉप विच आर सेंसिटिव टू वाटर, उसको हम कहां पर ग्रो करते हैं? रिज वाले पोर्शन के अंदर ग्रो करते हैं। पहली चीज ये क्लियर है। तो इस मेथड का जो है दूसरा नाम क्या है? रिज एंड फरो मेथड। कौन सा है? रिज एंड फरो मेथड है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन की अगर हम बात करते हैं, सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन के अंदर सबसे बेस्ट मेथड की बात की जाए तो वो कौन सा है? चेक बेसिन है। कौन सा है? चेक बेसिन है। फर्स्ट चीज सबसे बेस्ट की बात की जाए, या मोस्ट कॉमन, सॉरी एक बार यहां पर अगर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए मोस्ट कॉमन मेथड, मोस्ट कॉमन कौन सा है? चेक बेसिन है। बेस्ट कौन सा है? बॉर्डर स्ट्रिप। कौन सा है? बॉर्डर स्ट्रिप। लेकिन सरफेस मेथड का एक ऐसा मेथड जिसके अंदर वाटर की सेविंग जो है ज्यादा होती है, वाटर सेविंग ज्यादा होती है, वो कौन सा है? तो याद रखना है फरो मेथड है। कौन सा है? फरो मेथड है। क्यों हमने इसको वाटर सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट कहा? इसका रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर जो है आपके चेक बेसिन और बॉर्डर स्ट्रिप के कंपैरिजन में जो वाटर जो सरफेस है वो केवल कितना होता है? 50%। 50% एरिया के अंदर ही हम क्या करते हैं? इरिगेशन देते हैं या वाटर का एप्लीकेशन करते हैं। ये चीज क्लियर है। इसलिए सबसे बेस्ट मेथड किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? वाटर सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा है? फरो मेथड। ये चीज क्लियर है क्या? आपने देखा होगा कि हम चाहे चेक बेसिन की बात करें या बॉर्डर स्ट्रिप की बात करें, यहां वाटर का मूवमेंट कैसा होता है? कैसा होता है? डाउनवर्ड। लेकिन एकमात्र ऐसा मेथड जिसके अंदर वाटर का मूवमेंट जो है कैसे होगा? डाउनवर्ड भी होगा, पहली चीज, अपवर्ड भी होगा और साइडवर्ड भी होगा। ठीक है, पार्शियली जो है डाउनवर्ड, पार्शियली अपवर्ड और पार्शियली साइडवर्ड किस मेथड के अंदर होता है? फरो मेथड के अंदर होता है। कैसे होता है? मान लीजिए ये फरो बनी है, ठीक है, तो जो एक्सेस वाटर होगा वो डाउनवर्ड तो जाएगा इसी परकोलेटिंग होकर। साइडवर्ड का मतलब क्या है कि मान लीजिए इस तरीके से आपने रिज लाइक स्ट्रक्चर बनाई है, तो कहीं ना कहीं वाटर जो है इसके साइड में भी मूव करेगा, यानी लेटरल भी मूवमेंट होगा। और तीसरी चीज की अगर हम बात करते हैं तो केसिका के माध्यम से जो है, रूट्स के माध्यम से जो है वाटर किस तरफ जाएगा?
अपवर्ड मूवमेंट भी करेगा। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, किस मेथड ऑफ इरिगेशन के अंदर वाटर का डाउनवर्ड, अपवर्ड और साइडवर्ड जो है मूवमेंट होता है? तो किस में होता है? फरो मेथड में। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फरो होती है, मान लीजिए इस फरो को हम बोल रहे हैं कि यहां से यहां तक ये 1 सेंटीमीटर की, कितना सेंटीमीटर की है? 1 सेंटीमीटर की है। तो 1 सेंटीमीटर का केवल और केवल जो है 3/4 पार्ट ही क्या होता है? वेट होता है। यानी गीला कितना करेंगे हम? 3/4 पार्ट ऑफ अ फरो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहां से बन सकते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मोस्ट चांसेस है कि फरो इरिगेशन के अंदर जो फरो की साइज है उसका कितना पार्ट हम वेट करते हैं? 3/4 पार्ट को। फरो इरिगेशन के अंदर वाटर का मूवमेंट कैसा होता है? डाउनवर्ड होता है, लेटरल होता है या अपवर्ड होता है? तो तीनों तरीके से होता है। इसके बाद में वाटर की सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? फरो मेथड है। ये चीज क्लियर है। इसके अलावा एक और चीज याद रखना है कि फरो मेथड कौन सी क्रॉप्स के लिए सुटेबल होता है? वाइडर स्पेसिंग। किसके लिए सुटेबल है? वाइडर स्पेसिंग। देखो क्लोज स्पेसिंग के लिए क्यों सुटेबल नहीं है? क्योंकि क्लोज स्पेसिंग रहेगी, मान लीजिए 15 सेंटीमीटर, फरो नहीं बन पाएगी। इसलिए कौन सी क्रॉप्स के लिए सुटेबल है? वाइडर स्पेसिंग। वाइडर स्पेसिंग में आपका मेज हो सकता है, सोरगम हो सकता है, पल्मनेट हो सकता है, या फिर हम कहें कि वेजिटेबल्स के अंदर भी जो है आपने अधिकतर देखा होगा, किसके लिए? वेजिटेबल्स के लिए। मेनली जो सोलेनेसी फैमिली के क्रॉप प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो है हम फरो इरिगेशन को फॉलो किया जाता है। यहां तक क्लियर है? एक बार इसके कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, आप भी साथ में लिखिए, फिर आगे बढ़े। मस्टर्ड की जो R/P है वो 45/15 है, 45/15 है। वैसे तो ये देखा जाए तो वाइडर स्पेसिंग के अंदर आएगा, ठीक है। जिनकी 30 से कम होती है उनको हम क्लोज स्पेसिंग के अंदर रखते हैं, ठीक है। लेकिन वो एरिया टू एरिया वेरी करता है कि उसकी स्पेसिंग कितनी रखी जाती है। आइडियल स्पेसिंग 45/15 है, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखना, फरो मेथड ऑफ इरिगेशन के अंदर 50%, या फिर ऐसे लिखना, बेस्ट मेथड ऑफ सरफेस इरिगेशन वाटर सेविंग, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखना, ओनली 3/4 पार्ट ऑफ फरो वेटेड, डबल टी कर लेंगे, वेटेड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, वाटर मोमेंट अकेयर partially sideward, downward and upward, ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखना, suitable for wider spacing crop rows and vegetables, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट जो है आपको याद रख लेना है। फरो मेथड ऑफ इरिगेशन के अंदर बेस्ट मेथड ऑफ सरफेस इरिगेशन बाय द वाटर सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू, only 3/4 part of furrow wetted, water movement occur partially sideward, downward and upward, suitable for wider spacing crop rows and vegetables। इसके लिए क्या हुआ? क्या हुआ मैम? क्या? फिफ्थ पॉइंट और लिख लेना एक और, स्लोप परसेंटेज जो है 0.123%। infiltration rate 2 to 5 mm per hour।
इन्फिल्ट्रेशन रेट 2 to 5 mm per hour. Best method of surface irrigation by the water saving point of view. Only 3/4 part of furrow wetted. Water movement occur partially sideward, downward and upward. Suitable for wide spacing crop rows and vegetables. Slope percentage जो है 0.1 से 3% जहाँ की सोइल का स्लोप परसेंटेज होता है वहां पर भी हम रीजन फरो मेथड यूज कर सकते हैं. इन्फिल्ट्रेशन रेट कितनी होती है? 2 से 5 mm पर हावर. ऐसी सोइल जहाँ की इन्फिल्ट्रेशन रेट 2 to 5 mm पर हावर होती है वहां पर भी आपका रीजन फरो मेथड या फिर हम कहें फरो इरिगेशन मेथड जो है सुटेबल है. 5 और 6 जनवरी की क्लास अपलोड नहीं हुई क्या तुम्हारे? चलो एक बार हम बात करते हैं. लिख लिया क्या यहाँ तक? चलिए लिख लिया. हाँ लिखो. स्लोप परसेंटेज 0.1 से 3%. इसका मतलब क्या है कि ऐसी सोइल जहां का स्लोप कितना हो 0.1 से 3% हो वहां पर भी हम क्या फॉलो कर सकते हैं? फरो इरिगेशन. इन्फिल्ट्रेशन रेट कितना होना चाहिए? 2 से 5 mm पर हावर. लिखो लिखो इसको. स्टोरेज लॉसेस परसेंट में कितने होता है? स्टोरेज लॉसेस कितना होता है जनरली? अगर स्टोरेज लॉसेस की बात करते हैं 10 से 20%. ऑपरेशनल लॉसेस 10 से 30%. कन्वेंस लॉसेस 25 to 40% और एप्लीकेशन लॉसेस 45 से 70%. चलिए संडे को जो टेस्ट होगा आपका उसके अंदर सैटरडे तक जो पढ़ाया जाएगा उसमें से क्वेश्चन आएंगे. मतलब लगभग आपका पूरा इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट आएगा. ठीक है. चलिए इसके बाद लिखना मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फरो. मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ फरो. इसके अंदर फर्स्ट लिखना कोरुगेशन. कोरुगेशन में 2-3 पॉइंट लिख लो फिर एक बार साथ समझते हैं. शैलो फरो suitable for supplemental irrigation in dryland crops. अगला है इसमें सेकंड अल्टरनेट फरो known as a skip furrow method. Known as a skip furrow method. Every furrow irrigation फोर्थ है कैब्लिगेशन. ऑटोमेटेड मेथड ऑफ इरिगेशन. कौन सा? कोरुगेशन. सेलो फरो सुटेबल फॉर सप्लीमेंटल इरिगेशन इन ड्राईलैंड क्रॉप्स. अल्टरनेट फरो नोन एज ए स्किप फरो मेथड. एवरी फरो इरिगेशन. ठीक है इसमें कुछ नहीं लिखना है आपको. उसके बाद है कैब्लिगेशन ऑटोमेटेड मेथड ऑफ इरिगेशन. फिफ्थ है आपका सर्ज इरिगेशन. सर्ज इरिगेशन. इसके अंदर 2 पॉइंट लिखते हैं ना केवल. given by Stingham and Keller in 1979 और known as on and off method. एक बार आप इसको लिखिए. मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फरो के अंदर सबसे पहला है कोरुगेशन.
कोरुगेशन के अंदर इसको सेलो फरो भी कहा जाता है। सुटेबल फॉर सप्लीमेंटल इरिगेशन इन ड्राईलैंड क्रॉप्स। अल्टरनेट फरो नोन एज स्किप फरो मेथड। एवरी फरो इरिगेशन में कुछ नहीं लिखना है, कैबलिगेशन में लिखना है ऑटोमेटेड मेथड ऑफ इरिगेशन। सर्ज इरिगेशन के अंदर गिवन बाय स्ट्रिंगम एंड केलर इन 1979 और नोन एज अ ऑन एंड ऑफ मेथड ऑफ इरिगेशन। ऑन एंड ऑफ मेथड ऑफ इरिगेशन, एक बार इसको लिखिए फिर समझते हैं इनको। सर्ज इरिगेशन, डेड फरो के बारे में भी हम बात करते हैं। देखिए डेड फरो भी आप इसमें ले सकते हो। डेड फरो जनरली क्या होता है कि जब हम पूरे फील्ड के अंदर जो है सोविंग कर देते हैं और लास्ट वाला जो पार्ट है, ठीक है, लास्ट वाला पार्ट जो है उसको हम खाली छोड़ देते हैं, वहां पर हम सोविंग नहीं करते हैं, तो वहां पर क्या होता है एक्सेस वाटर जो है फ्लो करता है या फिर स्टोर होता है, उसे कहा जाता है डेड फरो। डेड फरो जनरली जो बनाया जाता है वो 2.6 से 3.2 मीटर के इंटरवल में बनाया जाता है, यानी 2.6 से 3.2 मीटर इंटरवल के बाद में एक जो है एक रो को खाली हम छोड़ देते हैं, वहां पर कोई हम सोविंग नहीं करते हैं, तो उसमें क्या होता है एक्सेस वाटर आकर इकट्ठा होता है, इसे कहा जाता है आपका डेड फरो। स्लो परसेंटेज जो है, इसका स्लो परसेंटेज वैसे मेंशन नहीं है, इसके अंदर केवल यही है डेड फरो के अंदर जो है कितने मीटर इंटरवल पर डेड फरो बनाया जाता है, 2.6 से 3.2 मीटर इंटरवल पर या 6 से 8 रोज के बाद में जो है एक रो खाली छोड़ी जाती है जहां पर एक्सेस वाटर जो है इकट्ठा होता है, उसे हम बोलते हैं डेड फरो। लास्ट वाला है सर्ज इरिगेशन गिवन बाय द स्ट्रिंगम एंड केलर इन 1979, ठीक है, नोन एज ऑन एंड ऑफ मेथड ऑफ इरिगेशन। ऑन एंड ऑफ मेथड ऑफ इरिगेशन, ठीक है। इसके अंदर वैसे कई सारी चीजें हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फरो के अंदर, ठीक है। सप्लीमेंटल इरिगेशन का मतलब होता है जनरली ड्राईलैंड क्रॉप्स की अगर हम बात करते हैं, ड्राईलैंड क्रॉप्स की अगर हम बात करते हैं तो ड्राईलैंड क्रॉप्स के लिए वैसे इरिगेशन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर क्या होता है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स टोटली डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ड्राईलैंड क्रॉप्स के अंदर जो है मान लीजिए जब मॉइस्चर की ज्यादा स्ट्रेस कंडीशन आ जाती है तो एक इरिगेशन प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो उस क्रॉप को सेव कर सके, यानी मोस्ट क्रिटिकल स्टेज पर एक लाइफ सेविंग इरिगेशन देना ही क्या कहलाता है सप्लीमेंटल इरिगेशन कहलाता है। और जनरली सप्लीमेंटल इरिगेशन कौन सी क्रॉप के लिए दिया जाता है ड्राईलैंड क्रॉप्स के लिए। चलिए एक बार बताते हैं वापस, यहां तक लिखा नो वन एज ऑन एंड ऑफ मेथड ऑफ इरिगेशन। हाँ, डेड फरो को एग्रोनॉमिक मेथड्स के अंदर लिया गया है। जब हम सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन की बात करते हैं तो एक इंजीनियरिंग मेथड्स हैं और एक एग्रोनॉमिक मेथड्स है। जनरली जो है लेस देन 2% जहां पर स्लोप होता है वहां पर हम एग्रोनॉमिक मेथड्स मेजर करते फॉलो करते हैं, ठीक है। एक बार वापस समझ लेते हैं ऑन एंड ऑफ फरो इरिगेशन मेथड के बारे में। फरो मेथड ऑफ में क्या होता है कि जनरली हम फील्ड के अंदर क्या बनाते हैं रिज एंड फरो का फॉर्मेशन करते हैं। जो बीच वाला जगह होता है उसको हम क्या बोलते हैं फरो, और जो ऊपर उठा वाला भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं रिज कहा जाता है। जो वाटर के प्रति सेंसिटिव क्रॉप्स होती है उनको हम कहां लगाते हैं रिज पर लगाते हैं। जो वाटर लविंग क्रॉप प्लांट्स होते हैं उनको कहां ग्रो करते हैं फरो के अंदर। इसे कहा जाता है आपका फरो मेथड ऑफ इरिगेशन या रिज एंड फरो मेथड ऑफ इरिगेशन कहा जाता है। इसके अंदर सबसे पहला जो आता है जनरली हमने फरो मेथड के बारे में बात किया है, जिसके अंदर बेस्ट मेथड ऑफ सरफेस इरिगेशन बाय द वाटर सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू। अगर देखा जाए जितने भी सरफेस मेथड के इरिगेशन है उसमें सबसे ज्यादा जो वाटर की सेविंग होती है वो किसमें होती है आपके फरो के अंदर। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर जो वाटर का कॉन्टेक्ट है इवेपोरेशन के लिए जो है अदर मेथड के कंपैरिजन में 50% क्या होता है कम होता है, इसलिए वाटर की सेविंग क्या होती है ज्यादा। इसके बाद है ओनली 3/4 पार्ट ऑफ द फरो जो है वो शुड बी वेटेड। केवल हमें जो फरो बनाई है उस फरो का केवल जो है कितना पार्ट वेट करना चाहिए 3 to 4 पार्ट ही हमें क्या करना चाहिए वेट करना चाहिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वाटर मोमेंट क्या यहाँ पर किस तरीके से वाटर मोमेंट होता है साइडवार्ड डाउनवार्ड एंड अपवार्ड, ये तीनों जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा सरफेस मेथड का इरिगेशन का एक ऐसा टाइप है जिसमें वाटर का मोमेंट जो है साइडवार्ड होता है डाउनवार्ड होता है और अपवार्ड होता है। कौन सा है वो फरो मेथड। सुटेबल फॉर कौन सी क्रॉप प्लांट्स के लिए सुटेबल है वाइडर स्पेसिंग क्रॉप रोज के लिए, और एग्जांपल में एक और हम बात कर सकते हैं वेजिटेबल्स के लिए। स्लो परसेंटेज ऐसे सोइल जहां का स्लो परसेंटेज कितना होता है 0.1 से 3% होता है, और जहां की इन्फिल्ट्रेशन रेट 2 से 5 mm पर हावर होती है वहां पर कौन सा मेथड ऑफ इरिगेशन ले सकते हैं हम फरो मेथड ऑफ इरिगेशन को फॉलो कर सकते हैं। अब बात आती है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फरो। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फरो की बात करते हैं तो इसके अंदर आता है कोरुगेशन। कोरुगेशन का मतलब क्या है सेलो फरो। सेलो फरो का मतलब ये हो गया कि जो हम ये फरो बना रहे हैं यानी रिज और फरो, जैसे जनरली हम देखें तो जो रिज बनती है उस रिज की हाइट जो है लगभग 15 से कितनी होती है 20 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है 15 से 20 सेंटीमीटर। मतलब इस फरो के अंदर कितना सेंटीमीटर वाटर इकट्ठा हो सकता है
15 से 20 सेंटीमीटर वाटर इकट्ठा हो सकता है। लेकिन जब रिज की साइज छोटी हो तो जाहिर सी बात है फरो की साइज भी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और इसे हम बोलते हैं क्या, शैलो फरो। तो जनरली ड्राईलैंड क्रॉप्स के अंदर जो फरो बनाते हैं वो कौन सी बनाते हैं, शैलो फरो बनाते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सुटेबल फॉर सप्लीमेंटल इरिगेशन इन ड्राईलैंड क्रॉप्स। तो इसे क्या कहा जाता है, कोरुगेशन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोरुगेशन किसकी एक मॉडिफाइड फॉर्म है, किसकी है, फरो इरिगेशन की। कौन सी क्रॉप्स के लिए सुटेबल है, ड्राईलैंड क्रॉप्स के लिए, या सप्लीमेंटल इरिगेशन प्रोवाइड करने के लिए कौन सी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फरो को यूज किया जाता है, तो किसको किया जाता है, कोरुगेशन। कोरुगेशन या फिर किस फरो मेथड को जो है सेलो मेथड ऑफ फरो इरिगेशन कहा जाता है, कोरुगेशन। यहां से इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सप्लीमेंटल इरिगेशन का मतलब ये हो गया कि ड्राईलैंड क्रॉप्स क्या होती है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर क्या होती है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स टोटली डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल, यानी फसलों की खेती पूरी तरीके से वर्षा पर निर्भर होती है, उसको हम बोलते हैं ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। वहां पर जो आप क्रॉप्स ग्रो करोगे ड्राईलैंड क्रॉप्स होगा, ठीक है। जाहिर सी बात है यहाँ पर हमें इरिगेशन नहीं देते हैं, लेकिन मान लीजिए ऐसी मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन आ जाए जिसमें क्रॉप ही हमारी मरने वाली होती हो, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, एक इरिगेशन देते हैं ताकि वो क्रॉप को हम सेव कर सके, उसे हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंटल इरिगेशन या फिर लाइफ सेविंग इरिगेशन कहा जाता है। फिर आता है अल्टरनेट फरो इरिगेशन। अल्टरनेट फरो मेथड का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए पूरे फील्ड के अंदर आपने इस तरीके से फरो का फॉर्मेशन कर दिया था, रिज का फॉर्मेशन कर दिया था, तो आप क्या करोगे, एक फरो को छोड़कर दूसरी फरो के अंदर क्या करते हो, पानी देते हो या इरिगेशन देते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट फरो इरिगेशन कहा जाता है। ये ऐसे क्षेत्रों पर फॉलो किया जाता है जहां पर वाटर की क्या होती है, डेफिशिएट होती है, कमी होती है। जाहिर सी बात है जब हम अल्टरनेट फरो में इरिगेशन देंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस में भी क्या होता है, कमी होती है। बुक्स के अंदर लिखा हुआ है कि 2 से 16% यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में कमी हो जाती है कंपेयर टू एवरी फरो इरिगेशन, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आता है एवरी फरो इरिगेशन। एवरी फरो इरिगेशन सेम एज अ फरो इरिगेशन, यानी जितनी भी फरो बनाई है उसके अंदर हम एक साथ क्या देंगे, वाटर का एप्लीकेशन करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, एवरी फरो इरिगेशन। कैब्लिगेशन मेथड क्या है कि कैब्लिगेशन मेथड को हम ऑटोमेटेड मेथड ऑफ इरिगेशन कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर गेटेड पाइप्स होते हैं, यानी जिस तरीके से आपने सुना होगा ऑटोमेटिक शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन। कभी अगर आप कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर में गए हो तो प्रशासनिक भवन के पीछे जो है वहां पर ऑटोमेटिक मेथड ऑफ इरिगेशन लगा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं कैब्लिगेशन मेथड। यानी फील्ड के अंदर मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन जैसे ही डेवलप होती है, शॉर्ट फरोज के अंदर क्या हो जाता है, वाटर का एप्लीकेशन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कैब्लिगेशन। बीकानेर में भी है, वहां क्रॉप वाट मॉडल चलता है प्रिसिजन फार्मिंग का, वहां पर भी है। उसके बाद आता है सर्ज इरिगेशन। सर्ज इरिगेशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सर्ज इरिगेशन किसने दिया है, स्टिंगम और केलार ने दिया है। कब दिया है, 1979 में। इसे क्या कहा जाता है, ऑन एंड ऑफ मेथड ऑफ इरिगेशन कहा जाता है। ऑन एंड ऑफ मेथड ऑफ इरिगेशन में कोई ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। मान लीजिए जैसे कि हमारा फील्ड है, ठीक है, और इस तरीके से हमने फरो का फॉर्मेशन कर रखा है, तो वाटर का एप्लीकेशन मान लीजिए यहाँ पर हम दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारे इरिगेशन सोर्स को ऑन रखेंगे, ट्यूबवेल को ऑन रखेंगे। जैसे ही वाटर का एप्लीकेशन हमने यहाँ पर डाल दिया है या अप्लाई कर दिया है, इसके बाद हम उसको क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे, और ये वाला जो पानी है वो कहां पर आएगा, नीचे की ओर आएगा। जैसे ही यहां पर आया मतलब ये क्या हो गया, ऑफ पॉइंट के अंदर जो है फुलफिल हो गया। तो ऑन टाइम तो क्या है, जब हम सोर्स को ऑन रखते हैं। ऑफ टाइम क्या है कि जब सोर्स को क्लोज कर दिया जाए और वाटर अपने स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक पहुंच जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑफ कहा जाता है। तो ऑन एंड ऑफ मेथड ऑफ इरिगेशन किसे कहा जाता है, सर्ज इरिगेशन को कहा जाता है। किस साइंटिस्ट ने दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टिंगम एंड केलार ने दिया है 1979 के अंदर। वाटर सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, वाटर सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा है, फरो मेथड है, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली यूज मेथड ऑफ सरफेस इरिगेशन कौन सा है, कौन सा है, स्टैक बेसिन है। चलिए यहां तक समझ में आया क्या, चलिए इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं प्रेशराइज्ड मेथड ऑफ इरिगेशन। प्रेशराइज्ड मेथड ऑफ इरिगेशन। इसके अंदर सबसे मोस्ट एंड इंपोर्टेंट की बात करें तो पहले हम बात करते हैं स्प्रिंकलर मेथड के बारे में। स्प्रिंकलर मेथड, स्प्रिंकलर मेथड का मतलब क्या होता है, स्प्रिंकलर मेथड का मतलब क्या होता है, मान लीजिए जिस तरीके से सोइल सरफेस है, तो इस सोइल सरफेस पर हम क्या कर देते हैं, इस तरीके से
नोजल लगा देते हैं, इस तरीके से स्प्रिंकलर लगा दे सकते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल रेनफॉल हो रही है, ठीक है, बियरिंग लाइक आर्टिफिशियल रेनफॉल जो प्रतीत होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन कहा जाता है। आपने देखा होगा कि मान लीजिए इस तरीके से यदि हम क्रॉप लगा रहे हैं तो वाटर जो है कहां पर आता है, इस क्रॉप के हेड पर आता है। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, ओवरहेड मेथड ऑफ इरिगेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओवरहेड मेथड ऑफ इरिगेशन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओवरहेड मेथड ऑफ इरिगेशन किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, स्प्रिंकलर मेथड को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर है वो कहां पर आता है, क्रॉप के हेड पर आता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ओवरहेड मेथड ऑफ इरिगेशन कहा जाता है। ये चीज क्लियर है। इसके बाद में 2-3 क्वेश्चन जो है यहाँ से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसके सुटेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, सुटेबिलिटी, स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन हमें कहां पर फॉलो करना चाहिए या कहां पर अपनाना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है अनइवन, और हम बोल सकते हैं अंडुलेटेड लैंड, जहां की सोइल या जहां का लैंड का अगर हम बात करें, वहां की फ्लैटनेस की अगर बात करते हैं तो कैसा होना चाहिए, अनइवन होना चाहिए, अंडुलेटेड होना चाहिए, यानी उबड़ खाबड़ जहां की जमीन होती है वहां पर हम कौन सा मेथड ऑफ इरिगेशन यूज करते हैं, सरफेस मेथड यूज करते हैं। और मेथड इसलिए सुटेबल नहीं है क्योंकि अगर मान लीजिए अंडुलेटेड है तो जाहिर सी बात है वहां पर रन ऑफ लॉसेस ज्यादा होंगे, ठीक है, इस वजह से जो है अदर मेथड यहाँ पर सुटेबल नहीं होते हैं। तो फर्स्ट याद रखना है अनइवन और अंडुलेटेड लैंड पर जो है। सेकेंड पॉइंट याद रखना है इसकी सुटेबिलिटी के केस में, स्केर्सिटी ऑफ वाटर हो, क्या हो, स्केर्सिटी ऑफ वाटर, जहां पर पानी की कमी होगी वहां पर भी हम कौन सा मेथड ऑफ यूज करेंगे, आपका स्प्रिंकलर मेथड। इसके बाद अनसुटेबिलिटी की बात करते हैं कि हम कहां पर इसको सुटेबल नहीं कर सकते हैं। अनसुटेबिलिटी, अनसुटेबिलिटी के अंदर फर्स्ट और इंपॉर्टेंट जो है वो आता है कि जहां का वाटर कैसा हो, सैलाइन वाटर हो, सैलाइन वाटर। सैलाइन वाटर जहां पर होता है वहां पर हम इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इसका रीजन क्या है, देखिए रीजन ये है, सॉरी सैलाइन वाटर नहीं, सैलाइन सोइल जहां पर होती है, सैलाइन सोइल, जहां पर सैलाइन सोइल होती है वहां पर स्प्रिंकलर मेथड इरिगेशन हम यूज नहीं करते हैं। इसका रीजन क्या है, फर्स्ट तो हो गया कि भाई जो साल्ट है वो लीचिंग प्रोसेस के लीच्ड आउट नहीं हो पाएंगे, फर्स्ट चीज। मान लीजिए जैसे कि ये सोइल सरफेस है, आपने जो है वो स्प्रिंकलर के माध्यम से आप इरिगेशन दे रहे हो, तो ये वाटर जो है यहाँ पर ड्रॉप आउट होगा, ड्रॉप आउट होने के बाद जो यहाँ पर साल्ट्स होंगे वो कहीं ना कहीं क्रॉप प्लांट्स की जो लीव्स है उसको टच करेंगे, यानी कहीं ना कहीं उसके अंदर स्कॉर्चिंग और बर्निंग का काम करेंगे। इस वजह से दोज क्रॉप जो कि सेंसिटिव होती है किसके प्रति, साल्ट्स के प्रति, उनके लिए हम जो है स्प्रिंकलर मेथड यूज नहीं करते हैं। सेकेंड चीज की बात करते हैं कि मान लीजिए स्प्रिंकलर मेथड से हम इरिगेशन करेंगे तो फील्ड के अंदर मॉइस्चर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। जब मॉइस्चर अगर ज्यादा रहेगा तो फंगल डिजीज क्या रहेगा, ज्यादा लगेगा। तो ऐसी क्रॉप प्लांट जो फंगल डिजीज के प्रति क्या होती है, सेंसिटिव होती है, उनके लिए भी हम कौन सा मेथड यूज नहीं करते हैं, स्प्रिंकलर मेथड। एक और पॉइंट याद रखना है कि स्प्रिंकलर मेथड हम उन एरियाज के अंदर नहीं यूज कर सकते जहां पर विंड स्पीड कितना हो, मोर देन 15 किलोमीटर हो, तो ऐसे एरियाज के अंदर भी हम स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन को यूज नहीं करते हैं। तो तीन इसकी अनसुटेबिलिटी है। फर्स्ट हो गया सैलाइन सोइल जहां की हो, सेकंड हो गया क्रॉप प्लांट्स सेंसिटिव टू फंगल डिजीज, सेंसिटिव टू फंगल डिजीज। इसके बाद में जहां की विंड स्पीड जो है, विंड स्पीड कितने से ज्यादा हो, मोर देन 15 किलोमीटर पर आवर हो, वहां पर भी जो है हमारा ये मेथड जो है सुटेबल नहीं है। तो सुटेबिलिटी और अनसुटेबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ऐसे एरिया जहां की लैंड कैसी हो, अनइवन हो या अंडुलेटेड हो, तो वहां पर कौन सा मेथड हम यूज करते हैं, स्प्रिंकलर मेथड। जहां पर वाटर क्या हो, स्केर्स हो, तो जाहिर सी बात है जहां स्केर्सिटी ऑफ वाटर होगा वहां पर हम किसको यूज करते हैं, स्प्रिंकलर मेथड को यूज करते हैं। अनसुटेबिलिटी के अंदर सैलाइन सोइल है, सैलाइन सोइल होगी तो आपको बताया कि भाई स्कॉर्चिंग होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। क्रॉप प्लांट जो है वो सेंसिटिव किसके, फंगल डिजीज के, तो वहां पर भी हम स्प्रिंकलर मेथड को यूज नहीं करते हैं। विंड स्पीड कितने से ज्यादा हो, मोर देन 15 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हो, तो वहां पर स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन सुटेबल नहीं रखते हैं। क्यों, क्योंकि ज्यादा अगर विंड स्पीड होगी तो जाहिर सी बात है हाई विंड स्पीड की वजह से जो रेन बियरिंग है वो क्या होगा, दूर दूर जाएगा या फिर एक पर्टिकुलर क्रॉप प्लांट को कवर नहीं करेगा। कुछ फैक्ट्स जो है इसके केस में आपको याद रखना है, जिसके अंदर फर्स्ट है
हर्ट ऑफ 15 किलोमीटर। स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन का हर्ट जो है वो किसे कहा जाता है? नोजल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नोजल। सेकेंड पॉइंट यहां पर याद रखना है, वाटर सेविंग। वाटर सेविंग कंपेयर टू सरफेस मेथड्स 25 to 50%। कितना? 25 से 50%। इसके बाद में थर्ड पॉइंट याद रखना है, यूजेबल एरिया इंक्रीज 1.5 to 2.0 टाइम्स। ठीक है। फोर्थ पॉइंट याद रखना है, वाटर यूज इफिशियंसी इंक्रीज 3 to 4 टाइम्स। फिफ्थ पॉइंट याद रखना है आपको, डिस्चार्ज रेट 1000 लीटर पर हावर। ठीक है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्प्रिंकलर। दो स्प्रिंकलर के बीच में जो डिस्टेंस होती है 12 मीटर या फिर 36 फीट। ठीक है। फैक्ट्स की बात करते हैं। फर्स्ट फैक्ट क्या है? हर्ट ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन इसे कहा जाता है वाटर सेविंग कंपेयर टू सरफेस मेथड। सरफेस मेथड के कंपैरिजन में कितना वाटर सेविंग होता है? 25 से 50%। जब 25 से 50% वाटर की सेविंग हो रही है तो इरिजिबल एरिया का मतलब क्या है कि जहां सरफेस मेथड के द्वारा केवल 1 हेक्टेयर को इरिगेट किया जाता था, वहां पर अगर हम स्प्रिंकलर मेथड को यूज करें तो कितना एरिया बढ़ सकता है? 1.5 से 2 गुना जो है एरिया इंक्रीज हो सकता है। वाटर यूज एफिशिएंसी कितना गुना बढ़ती है? 3 से 4 गुना। डिस्चार्ज रेट कितना होता है? 1000 लीटर पर हावर। और डिस्टेंस बिटवीन द टू स्प्रिंकलर जो है कितना होता है? 12 मीटर या फिर 36 फीट होता है। एक बार आप इनको लिखिए। पिछली वाली स्लाइड लिख ली क्या? इससे पहले वाली स्लाइड? ये आपको यही याद रखना है, 1000 लीटर पर हावर याद रखना है, क्योंकि रेडी एंड रेडी और एसआर रेडी दोनों में जो है 1000 लीटर पर हावर ही मेंशन है। ठीक है, तो अपन को यही याद रखना है। एक और लिख लेना इसमें 7 पॉइंट। प्रेशर की हम बात करना भूल गए। प्रेशर कितने से ज्यादा होता है? मोर देन 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आप ड्रिप इरिगेशन के अंदर यूज कर सकते हो। मोर देन 2.5 या एग्जैक्ट आपको याद रखना है 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से क्या होता है? ज्यादा प्रेशर का इसमें यूज किया जाता है। ठीक है। तो स्प्रिंकलर मेथड के अंदर बस आपको यही चीजें याद रखना है। हर्ट ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है नोजल को कहा जाता है। वाटर सेविंग कंपेयर टू सरफेस मेथड कितना है? 25 से 50%। इरिगेशन एरिया इंक्रीज 1.5 to 2.0। वाटर यूज एफिशिएंसी इंक्रीज। क्या चल रहा है भाई? वाटर इंक्रीज चल रहा है। लिख लिया वाटी जी? चलिए, लिखा? चलिए एक बार और देख लेते हैं। स्प्रिंकलर मेथड के अंदर इसे किस नाम से जाना जाता है? ओवरहेड मेथड ऑफ इरिगेशन। सुटेबिलिटी कहां है? अनइवन या अंडुलेटेड लैंड पर, या स्केर्सिटी ऑफ वाटर जहां पर हो। अनसुटेबिलिटी की बात करते हैं जहां की सोइल कैसी हो? सैलाइन सोइल। क्रॉप प्लांट जो है सेंसिटिव हो फंगल डिजीज पे। या विंड स्पीड कितने से ज्यादा होना चाहिए? मोर देन 15 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है तो वहां पर हम स्प्रिंकलर मेथड का यूज नहीं करते हैं। हर्ट ऑफ स्प्रिंकलर किसे कहा जाता है? नोजल को।
वाटर सेविंग कितना होता है 25 से 50%। इरिगेशन या इरिजिबल एरिया इंक्रीज 1.5 टू 2.0 टाइम्स। इसका मतलब क्या है कि जहां पहले आप केवल 1 हेक्टेयर एरिया को इरिगेट कर रहे थे सरफेस मेथड के द्वारा, वहां पर यदि आप स्प्रिंकलर मेथड को यूज करते हो, उसी अमाउंट ऑफ वाटर का यूज करते हो, तो जाहिर सी बात है 1 हेक्टेयर एरिया की जगह आप 1.5 से 2 हेक्टेयर एरिया के अंदर क्या कर सकते हो, इरिगेशन कर सकते हो। वाटर यूज इफिशियंसी कितने गुना बढ़ रही है, 3 to 4 टाइम्स बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कन्वेंस लॉसेज जो है आपके जीरो है, ठीक है। उसके बाद डिस्चार्ज रेट की बात करते हैं तो कितना है, 1000 लीटर पर हावर। दो स्प्रिंकलर के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, 12 मीटर या फिर 36 फीट। प्रेशर कितना रखते हैं, 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा, मोर देन 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद में सेकंड मेथड की बात करते हैं प्रेशराइज इरिगेशन के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं ड्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन या ड्रिप मेथड। ड्रिप मेथड को कुछ नाम से जाना जाता है। फर्स्ट वन नोन एज अ बूंद बूंद, ड्रॉप ड्रॉप इरिगेशन ना, जिसको हम बोलते हैं ट्रिकल इरिगेशन। क्या कहा जाता है, ट्रिकल इरिगेशन। ट्रिकल इरिगेशन जिसकी मेन थीम्स आपसे पूछी जा सकती है। मेन थीम क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन थीम वन ड्रॉप, मोर क्रॉप। कंपोनेंट की हम ड्रिप मेथड में बात करेंगे, जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे पहले वेंचुरी मीटर से रिलेटेड, ठीक है। स्प्रिंकलर का बहुत रेयरेस्ट केस है भाई, ठीक है। नॉन एज अ ट्रिकल इरिगेशन, मेन थीम जो है इसकी क्या है, वन ड्रॉप मोर क्रॉप, वाटर डिस्चार्ज डायरेक्टली इनटू क्रॉप रूट जोन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से मेथड ऑफ इरिगेशन के द्वारा जो है वाटर का डिस्चार्ज जो है डायरेक्टली क्रॉप रूट जोन के अंदर किया जाता है। किसमें किया जाता है, ड्रिप इरिगेशन के अंदर। फोर्थ पॉइंट है डिस्कवर्ड। Discovered by Simca Blassus in Israel in 1940. First time scientific drip method invented in 1964, 1964 में। Trickle irrigation, main theme one drop more crop, water discharge directly into crop root zone, discovered by Simca Blassus, Israel in 1940. First time scientific drip method invented in 1964. इसके अंदर सुटेबल साइंटिस्ट का नाम नहीं, एक फार्मर का नाम है, जो कि इजराइल के फार्मर थे, जिन्होंने देखा कि जो ड्रिपर्स होती है, जो पेशेंट के लिए यूज की जाती है, ठीक है, डॉक्टर जो यूज करते हैं, कि जिस तरीके से एक एक ड्रिप जब किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर जाते हैं तो उसका इफेक्टिवनेस क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसी तरीके से इन्होंने वेस्ट ड्रिपर्स का यूज किया और क्रॉप प्लांट के अंदर जो है वाटर का एप्लीकेशन किया, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि इस क्रॉप प्लांट की प्रोडक्टिविटी जो है वो ज्यादा आई है कंपेयर टू अदर मेथड्स। इसलिए सिमका ब्लासस ने जो है इसको एज अ डिस्कवर किया था कि ये ड्रिप मेथड हो सकता है। लेकिन साइंटिफिक ड्रिप मेथड जो है कि किस तरीके से वेंचुरी मीटर होना चाहिए, किस तरीके से इसके अंदर पार्ट्स होना चाहिए, उन सब चीजों के बारे में जो है साइंटिफिक ड्रिप मेथड जो है इन्वेंट हुआ था कब, 1964 के अंदर। इसके अंदर सुटेबिलिटी की बात करते हैं। सुटेबिलिटी, मोर स्केयरसिटी ऑफ वाटर, जहां पर वाटर की स्केयरसिटी क्या हो, ज्यादा हो। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है, सेलाइन वाटर कंडीशन में सेलाइन सोइल के लिए कौन सा मेथड सुटेबल है, सेलाइन सोइल के लिए कौन सा मेथड, सेलाइन सोइल के लिए कौन सा मेथड सुटेबल है, वाइल्ड फ्लडिंग मेथड जो है वो सबसे सुटेबल है सेलाइन सोइल के केस में। सेलाइन सोइल के लिए कौन सा मेथड अनसुटेबल है, स्प्रिंकलर है। सेलाइन वाटर के लिए कौन सा मेथड सुटेबल है, ड्रिप मेथड है, ठीक है।
सेलाइन वाटर के लिए अभी हम बात करेंगे, ठीक है। जम जाता है लेकिन उसका क्लोगिंग भी हम करते हैं ना, डीक्लोगिंग जिसे कहा जाता है, ठीक। सुटेबिलिटी जो है, मोर स्केयरसिटी ऑफ वाटर, दो चीजें होती है, एक स्ट्रेस होता है और एक स्केयरसिटी होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है? एक वाटर स्ट्रेस होता है और एक स्केयरसिटी होता है। देखो दो चीजें हैं, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। स्ट्रेस की अगर हम बात करते हैं, जैसे हम कहें वाटर स्ट्रेस है, यानी जब 1700 मीटर क्यूब पर पर्सन पर ईयर, जब वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी हो, 1700 मीटर क्यूब से ज्यादा हो पर पर्सन पर ईयर, एक साल में एक व्यक्ति को वाटर की अवेलेबिलिटी यदि कितने मीटर क्यूब से ज्यादा हो, 1700 मीटर क्यूब से अगर ज्यादा हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। इसको स्केयरसिटी कब बोलेंगे? स्केयरसिटी कहा जाता है, सॉरी 1700 ही आएगा केवल, ज्यादा नहीं, केवल 1700 या इससे कम हो, ठीक है। स्केयरसिटी का मतलब है कि जब लेस देन 1000 मीटर क्यूब, ठीक है, वाटर अवेलेबल हो पर पर्सन पर ईयर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्केयरसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्केयरसिटी कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। वाटर स्ट्रेस का मतलब क्या है? जब प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जो है वाटर की अवेलेबिलिटी 1700 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर वाटर होता है? 1000 लीटर वाटर होता है। तो जब आप 1700 को 1000 लीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है वो लीटर में निकल के आ जाएगा। एक स्केयरसिटी होता है और एक स्ट्रेस होता है, दोनों चीजें अलग है। स्केयरसिटी में और वाटर की कमी होती है कंपेयर टू स्ट्रेस कंडीशन, ठीक है। जहां पर सेलाइन वाटर हो वहां पर हम कौन सा मेथड फॉलो करते हैं? ड्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन फॉलो करते हैं। तो सुटेबिलिटी याद रखना है, मोर स्केयरसिटी ऑफ वाटर एंड सेलाइन वाटर। बोलो बोलो। साल्टी वाटर, हाँ सेलाइन वाटर, जिसके अंदर साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और 1 लीटर के अंदर जहां पर जो है 1000 मिलीग्राम साल्ट प्रेजेंट हो 1 लीटर वाटर के अंदर, वहां पर भी जो है हम ड्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन को फॉलो करते हैं। ओशन बैंक, इजराइल के अंदर जो मेनली इरिगेशन का मेथड है वो ड्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन ही है, ठीक है। यहां तक आप लोगों ने लिखा क्या? चलो एक साथ लिख लेना, फिर लिखिए ये, चलो लिखो एक बार, इसको लिखो। नोन एज अ ट्रिकल इरिगेशन। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे कि ऑप्शन में जो है ड्रिप इरिगेशन भी दे रखा हो, स्प्रिंकलर इरिगेशन भी दे रखा हो, और एक पोर्ट कल्चर मेथड भी दे रखा हो, कौन सा दे रखा हो? पोर्ट कल्चर। और पूछा जाए किसकी वाटर यूज एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी? पोर्ट की। ये क्वेश्चन जो है शायद 2022 या 21 वाले प्री पीजी एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ठीक है। किसकी ज्यादा होगी? पोर्ट कल्चर। पहले बाड़मेर के अंदर और जैसलमेर के अंदर फ्रूट क्रॉप्स को बढ़ावा देने के लिए बेर या बीकानेर के साइड में जो है ARS बीकानेर के रिटायर्ड डायरेक्टर रिसर्च है जहांगीर साहब, ठीक है, और अभी मयूराक्षी कॉलेज है जोधपुर में, उसके भी डीन है, ठीक है। तो वो एक इंडो इजराइल प्रोजेक्ट लेके आए थे, जिसके अंदर बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर जो है बेर के कल्टीवेशन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के माध्यम से, पोर्ट कल्चर के माध्यम से जो है फ्रूट प्लांटेशन स्थापित किया था, ठीक है। तो पोर्ट कल्चर मेथड की जो है, पोर्ट कल्चर मेथड की वाटर यूज एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई क्रॉप प्लांट है, इस क्रॉप प्लांट के पास में जो है एक मटका जो है जमीन के अंदर रख दिया जाता है, और उसको ऊपर से क्या कर दिया जाता है? कवर कर दिया जाता है, और इसमें एक हल्का सा जो है छेद कर दिया जाता है। तो धीरे 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 रिस्कर जो है वाटर कहां जाता है? आपके रूट जोन के अंदर जाता है। तो सबसे ज्यादा जो इफिशियंसी है वो किसकी है? पोर्ट कल्चर मेथड की। ये चीज याद रखना है, चाहे ड्रिप हो, स्प्रिंकलर हो या पोर्ट कल्चर हो, जब भी पोर्ट कल्चर देखने को मिले इसकी इफिशियंसी क्या होती है? ज्यादा होती है। 2021 या 22 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यहां तक लिखा आपने? लिख लिया? चलिए इसके बाद कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं ड्रिप इरिगेशन से संबंधित। यहां पर जो वाटर की सेविंग है, वाटर सेविंग जो है स्प्रिंकलर के अंदर कितनी बताई? 25 से 50%। कितनी है? 25 से 50%। यहां पर जो याद रखना है 40 to 70%। कितनी है? 40 से 70%। सेकंड की बात करते हैं डिस्चार्ज रेट। डिस्चार्ज रेट कितनी होती है? अबे कहां से आया तू? 1 से 10 लीटर पर हावर, 1 to 10 लीटर पर हावर। हार्ट ऑफ ड्रिप मेथड किसे कहा जाता है? ड्रिप मेथड का हृदय जो है वो किसे कहा जाता है?
इमीटर को किससे कहा जाता है? इमीटर को। जहां से वाटर का क्या होता है? डिस्चार्ज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इमीटर कहा जाता है। ठीक है, इमीटर जो है वो दो प्रकार का होते हैं, एक पॉइंट सोर्स इमीटर होते हैं और एक होता है लाइन सोर्स। 1 से 10 लीटर वाटर पर हावर में जो है डिस्चार्ज होता है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे क्यों इतना जो है सफिशिएंट है। एक बार के लिए आप बाद में लिखना, 5 मिनट बोर्ड पे देख लीजिए। हर्ट ऑफ ड्रिप मेथड किसे कहा जाता है? इमीटर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इमीटर्स को। ये चीज क्लियर है? इमीटर कितने प्रकार के हैं? पॉइंट सोर्स और लाइन सोर्स। ये चीज क्लियर है? मैं यहां पर एक वर्ड लिख रहा हूं कि लाइन सोर्स इमीटर इज सुटेबल फॉर क्लोज ग्रोविंग क्रॉप्स। किसके लिए? क्लोज ग्रोविंग क्रॉप्स के लिए। ठीक है, और सेकंड पॉइंट इधर है, पॉइंट सोर्स जो है वो सुटेबल है वाइडर रो क्रॉप्स के लिए। मान लीजिए कि ये हमने फ्रूट प्लांटेशन लगाया हुआ है, एक जो है इस तरीके से हमने पास पास क्रॉप प्लांट्स को लगाया हुआ है। ठीक है, हम जो है यहाँ दोनों जगह पर जो है मेथड फॉलो कर रहे हैं ड्रिप इरिगेशन। कौन सा ले रहे हैं? ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन के अंदर एक ड्रिप लाइन होगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब क्या होता है कि एक होता है आपका पॉइंट सोर्स इमीटर। कौन सा होता है? पॉइंट सोर्स। और एक होता है आपका लाइन सोर्स। लाइन सोर्स इमीटर के अंदर जो है कोई कंट्रोल डिवाइस नहीं होता है, मतलब उसके अंदर क्या होता है, इस तरीके से ओपन लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनको हम इमीटर्स बोलते हैं। क्लियर हुआ? लाइन सोर्स इमीटर के अंदर कोई कंट्रोल डिवाइस नहीं होता है, उसके अंदर क्या होता है, इस तरीके से ओपन जो है होल लाइक स्ट्रक्चर होती है। उसको हम क्या करेंगे, जैसे क्रॉप प्लांट क्लोज ग्रोविंग है तो जाहिर सी बात है इनको कंट्रोलिंग सिस्टम की आवश्यकता नहीं है, तो हम इस ओपन लाइन को क्या कर देंगे, इस तरीके से इन क्रॉप प्लांट्स के अंदर रख देंगे। हर जगह क्या है आपका? ओपन इमीटर है। क्या है? ओपन इमीटर। यहां पर कोई कंट्रोल डिवाइस नहीं होता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ लाइन्स ऐसी होती है जिनके अंदर जो है बाहर की ओर जो है बटन शेप में जो है इस तरीके से इमीटर्स बने होते हैं, जिनको हम ओपन भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। देखा होगा आपने, अगर फ्रूट प्लांटेशन में जहां पर या फिर कहीं कॉलेज में अगर आपके मान लीजिए लॉन लगा रखा होगा और आसपास में अगर मान लीजिए सजावटी पौधे लगा रखे होंगे तो उनको इरिगेट करने के लिए जो है ड्रिप मेथड यूज करते हैं। उसके बाहर की ओर जो है आउटर साइड में जो है क्या लगे होते हैं, इस तरीके से बटन शेप में जो है कुछ इमीटर्स लगे होते हैं। उनका यूज कहां किया जाता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी मीटर है, यहाँ भी मीटर है, यहाँ भी मीटर है। ठीक है, तो जहां जहां क्रॉप प्लांट बीच में आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पर क्रॉप प्लांट है और यहाँ वाला इमीटर है, तो हम इसको क्या कर देंगे? ओपन कर देंगे। इन वालों को क्या रखेंगे? क्लोज रखेंगे। यहाँ वाले को क्या कर देंगे? ओपन। इसको भी ओपन कर देंगे। मींस पॉइंट सोर्स इमीटर्स जो होते हैं वो कौन से क्रॉप प्लांट्स के लिए सुटेबल हैं? वाइडर रेंज या वाइडर रो क्रॉप प्लांट्स के लिए सुटेबल होते हैं, या ऑर्चार्ड के लिए क्या होते हैं? सुटेबल होते हैं। जबकि लाइन सोर्स किसके लिए? क्लोज ग्रोविंग क्रॉप्स के लिए। किसके लिए? क्लोज ग्रोविंग। क्लोज के अंदर एक वर्ड आ रहा है एल, ठीक है, और यहां पर भी क्या आ रहा है? एल। तो लाइन सोर्स इमीटर किसके लिए सुटेबल है? क्लोज ग्रोविंग क्रॉप्स के लिए। किसके लिए सुटेबल है? क्लोज ग्रोविंग क्रॉप्स के लिए। और पॉइंट सोर्स किसके लिए सुटेबल है? वाइडर रो के लिए। यही क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, कौन सा इमीटर्स जो है वो वाइडर क्रॉप्स के लिए सुटेबल है और कौन सा इमीटर जो है क्लोज ग्रोविंग क्रॉप्स के लिए सुटेबल है। ये चीज याद रहेगी। वाइडर क्रॉप रो के लिए कौन सा सुटेबल है? पॉइंट सोर्स। क्लोज ग्रोविंग के लिए कौन सा सुटेबल है? लाइन सोर्स। ये चीज क्लियर है यहाँ पे। हर्ट ऑफ ड्रिप मेथड किसे कहा जाता है? इमीटर्स को। इमीटर्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? पॉइंट सोर्स और लाइन सोर्स। पॉइंट सोर्स कौन सी क्रॉप्स के लिए? वाइडर। लाइन सोर्स किसके लिए? क्लोज ग्रोविंग क्रॉप्स के लिए। यहां तक क्लियर हुआ? इसके बाद में कुछ और पॉइंट्स की बात करते हैं। 4th पॉइंट, एक इफिशियंसीज करके हम प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर कितना होता है? 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से क्या होता है? कम होता है। इसके बाद में मेन प्रॉब्लम क्या है? यहां पर मेन प्रॉब्लम है क्लोगिंग की। किसकी है? क्लोगिंग। क्लोगिंग का मतलब क्या होता है कि जो आपकी इमीटर्स हैं उन इमीटर्स के अंदर क्या हो जाएगा? साल्ट एक्यूमुलेट हो जाते हैं। क्या एक्यूमुलेट हो जाता है? एक्यूमुलेशन ऑफ साल्ट। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? क्लोगिंग कहा जाता है। और इस क्लोगिंग को दूर करने की या इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन की बात करते हैं तो डीक्लोगिंग। क्या है? डीक्लोगिंग। डीक्लोगिंग का मतलब क्या है? जो भी साल्ट एक्यूमुलेट हुए हैं उनको हमें क्या करना है? रिमूव करना है। उसे हम क्या बोलेंगे? डीक्लोगिंग।
और डीक्लॉगिंग के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? 0.2% टू 0.5%, 0.2 से 0.5% HCl सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? HCl सॉल्यूशन। जब मैंने आपको क्लोरीन पढ़ाया था तो क्लोरीन के अंदर बताया था कि एकमात्र ऐसा न्यूट्रिएंट एलिमेंट है जो सभी प्रकार के डिजीज को सप्रेस करने का काम करता है, पहली चीज। दूसरी चीज आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम पे जो है हैंड्स को सैनिटाइज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? क्लोरीन का यूज करते हैं, क्लोरीन वाटर का यूज करते हैं। तो याद रखना है कि डीक्लॉगिंग के लिए किसका यूज किया जाता है? HCl सॉल्यूशन का। कितना परसेंट HCl सॉल्यूशन? 0.2% टू 0.5%। मैंने आपको एक दो बार न्यूमेरिकल भी करके बताया कि किस तरीके से परसेंट में अगर कोई चीज दे रखी हो तो उसको ग्राम पर लीटर के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है। जो भी परसेंट में दे रखा है उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो किस में निकल जाएगा? ग्राम पर लीटर में। लेकिन आपको यहाँ पर परसेंट की वैल्यू को कंसीडर नहीं करना है। ये चीज क्लियर है? डीक्लॉगिंग के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज किया जाता है? HCl सॉल्यूशन। कितना परसेंट HCl सॉल्यूशन? 0.2% से 0.5%। तो आपका क्या हो जाएगा? डीक्लॉगिंग हो जाएगा। इस डीक्लॉगिंग से बचने का एक तो हो गया केमिकल फॉर्मूला। एक और चीज क्या है कि इसके अंदर हम फिल्टर्स का यूज करें। किसका यूज करें? फिल्टर्स का यूज करें। फिल्टर्स क्या होता है? जिस तरीके से चाय की छन्नी होती है, चाय की छन्नी क्या करती है? चाय को तो बाहर रखती है और चाय को जब बन जाती है तो कप के अंदर डालती है। इसी तरीके से फिल्टर्स क्या करते हैं? फिल्टर्स ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है जो इनर्ट मटेरियल जो होते हैं, ठीक है, या मान लीजिए साल्ट्स होते हैं, उनको पहले ही क्या कर लेती है? फिल्टर्ड कर देती है। फिल्टर्स के अंदर दो फिल्टर होते हैं, एक सैंड फिल्टर होता है और एक होता है आपका स्क्रीन फिल्टर। कौन सा होता है? स्क्रीन फिल्टर। और स्क्रीन फिल्टर का एक और नाम इसे कहा जाता है मैश फिल्टर। क्या कहा जाता है? मैश फिल्टर। ठीक है, यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सैंड फिल्टर बड़ा होगा या स्क्रीन फिल्टर बड़ा होगा? सैंड बड़ा होगा या स्क्रीन? सैंड फिल्टर की साइज क्या होती है? ज्यादा होती है। और कितनी होती है? याद रखना है 20 से 100 माइक्रोन मीटर। जबकि स्क्रीन फिल्टर की जो साइज होती है वो कितनी होती है? 100 टू 150 माइक्रोन मीटर। अब बताइए किसकी साइज ज्यादा है? सैंड फिल्टर की। यानी माइक्रोन मीटर में जिसकी वैल्यू कम होती है वही क्या होता है? बड़ा होता है। माइक्रोन मीटर में जिसकी वैल्यू बड़ी होती है वो क्या होता है? छोटा होता है। सैंड फिल्टर का मतलब क्या है कि पार्टिकल जिनकी साइज कितनी हो? 20 से 100 माइक्रोन मीटर हो, उनको एंटर करने से कौन रोकेगा? कौन सा फिल्टर रोकेगा? सैंड फिल्टर। स्क्रीन फिल्टर कितने हो? 100 से 150 माइक्रोन मीटर जिनकी पार्टिकल साइज है, उनको एंटर करने से कौन रोकेगा? आपका स्क्रीन फिल्टर, जिसका नाम क्या है? मैश फिल्टर। तो ड्रिप इरिगेशन के अंदर क्लोगिंग को रोकने के लिए, मींस क्लोगिंग के लिए जो है दो फिल्टर यूज किए जाते हैं, एक सैंड फिल्टर होता है और एक स्क्रीन फिल्टर होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 20 से 100 माइक्रोन मीटर के जो इनर्ट मटेरियल होते हैं या एक्सटर्नल मटेरियल्स होते हैं या साल्ट्स होते हैं, उनको कौन रोकता है? सैंड फिल्टर। 100 से 150 माइक्रोन साइज वालों को स्क्रीन फिल्टर। ये चीज क्लियर है? यहां तक समझ में आया क्या भाई? समझ में आया तो चलिए, इसके बाद में एक दो चीजें और आपको याद रखना है। एक पार्ट होता है इसका वेंचुरी। क्या होता है? वेंचुरी। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था 2-3 साल पहले या शायद 2022 या 21 के अंदर। वेंचुरी किस मेथड ऑफ इरिगेशन का एक पार्ट है? तो किसका एक पार्ट है? किसका एक पार्ट है? ड्रिप इरिगेशन का। और इसके अंदर हम क्या करते हैं? पार्ट ऑफ ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर हम इंजेक्शन ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। आपने सुना होगा कि वाटर के साथ इरिगेशन देना क्या कहलाता है? सॉरी, ड्रिप फर्टिगेशन कहलाता है। इसी तरीके से केमिकल को देना केमिगेशन कहलाता है, हर्बिसाइड को देना हर्बिगेशन कहलाता है। तो ड्रिप इरिगेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि जब वाटर के साथ फर्टिलाइजर या केमिकल्स को इंजेक्ट करते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? वेंचुरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेंचुरी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा पार्ट है ड्रिप इरिगेशन का जहां पर केमिकल और फर्टिलाइजर को क्या किया जाता है? इंजेक्ट किया जाता है या उसके अंदर डाला जाता है। तो कौन सा है? वेंचुरी है। यहां तक क्लियर हुआ क्या? चलिए एक बार इफिशियंसी और लिख लेना। इरिगेशन इफिशियंसी, इरिगेशन इफिशियंसी। इरिगेशन इफिशियंसी की बात करें तो इसके अंदर वाइल्ड फ्लडिंग की लिख लेना, बॉर्डर स्ट्रिप की भी लिख लेना, बॉर्डर स्ट्रिप। ठीक है, उसके अलावा
इसकी होती है 20 से 25%, इसकी 50 to 60%। चेक बेसिन की लिख लेना, चेक बेसिन 60 से 65%। फरो मेथड की 65 से 70%। स्प्रिंकलर मेथड की 75 से 85%। और ड्रिप की बात करें, ड्रिप इरिगेशन की जो है वो लगभग 85 to 95%। ठीक है, पहले वाली स्लाइड्स आपने लिखी नहीं लिखी? नहीं लिखी, तो एक बार पहले प्रीवियस स्लाइड्स को लिख लीजिए। लिखो एक बार इसको, थोड़ा जल्दी लिखना। ये हो गई? सबने लिख लिया ये फर्स्ट स्लाइड? इसके बाद में सेकंड, वाटर सेविंग कितना होता है? 40 to 70%। डिस्चार्ज रेट, डिस्चार्ज रेट 1 से 10 लीटर पर हावर। हर टॉप ड्रिप मेथड जो है किसे कहा जाता है? इमिटर्स को। इमिटर्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक पॉइंट सोर्स होता है और एक लाइन सोर्स होता है। क्लोज ग्रोविंग क्रॉप्स के लिए कौन सा सुटेबल है? लाइन सोर्स। वाइडर रो के लिए कौन सा सुटेबल है? पॉइंट सोर्स। या फिर कहा जाए ऑर्चार्ड्स के लिए जो है कौन सा सुटेबल है? पॉइंट सोर्स। फ्रूट प्लांट्स के लिए लिखा? चलो, ऑर्चार्ड के लिए तो चलो बाकी इसमें वेगी बढ़ती रहती है, क्रॉप्स में देखो किसमें? क्रॉप्स में अगर ड्रिप लगाए, क्रॉप्स में अगर ड्रिप लगाएं, वैसे बहुत रेयरेस्ट केस है कि जनरली जो क्लोज ग्रोविंग क्रॉप्स है, व्हीट हो गया, इनके अंदर ड्रिप मेथड यूज किया जाता है। जनरली जो क्लोज ग्रोविंग क्रॉप्स है उनके लिए हम स्प्रिंकलर मेथड का ही यूज करते हैं। ठीक है, लिखा यहां तक? लिखो। स्प्रिंकलर मेथड जहां लिखा है वहां पर एक स्टार डाल के लिख लेना, मॉडिफाइड फॉर्म, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन, लेपा, लो एनर्जी प्रिसीजन एप्लीकेशन। ठीक, जहां स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन लिखा है उसमें एक स्टार डाल के लिख लेना, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन इज द लेपा, लो एनर्जी प्रिसीजन एप्लीकेशन। लो एनर्जी प्रिसीजन एप्लीकेशन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन की मॉडिफाइड फॉर्म कौन सी है? तो लेपा है, लो एनर्जी प्रिसीजन एप्लीकेशन। इसी तरीके से ड्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन की मॉडिफाइड फॉर्म जो है वो आपकी क्या है? टाइफून। कौन सी है? टाइफून। बड़ा कंफ्यूजन होता है, टाइफून स्प्रिंकलर मेथड का मॉडिफाइड फॉर्म है या फिर ड्रिप मेथड का? तो याद रखना है ड्रिप मेथड का, उसको भी लिख लेंगे। क्या मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्प्रिंकलर मेथड जो है लेपा है, लो एनर्जी प्रिसीजन एप्लीकेशन है। इसको लिखिए अभी स्प्रिंकलर इरिगेशन के अंदर, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड के अंदर। लिखा ये? इसमें किया क्या जाता है? लो एनर्जी प्रिसीजन एप्लीकेशन के अंदर जनरली एनर्जी का जो है वो कम, मतलब इसमें एनर्जी के साथ वाटर का एप्लीकेशन किया जाता है। जनरली यही मेंशन इसके अंदर है, लो एनर्जी प्रिसीजन एप्लीकेशन के अंदर। माइक्रो स्प्रिंकलर्स वगैरह का लिखा है यहां तक? प्रेशर जो है लेस देन 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा? इरिगेशन का भाई मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन और है, जिसके अंदर हम कल मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन को खत्म कर देंगे। इसके बाद क्वालिटी ऑफ इरिगेशन की एक क्लास बाकी है और एक ड्रेनेज का बाकी रहेगा। ठीक है, तीनों चीजें आपके सिलेबस में है तो उनको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ एक स्टार डाल लेना।
टाइफून मेथड इज modified form of ड्रिप। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि टाइफून जो है वो स्प्रिंकलर की है या ड्रिप की है, तो याद रखना है किसकी है, ड्रिप मेथड की है। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं है कि यहाँ पर जो है इमिटर्स को मॉडिफाइड किया गया है। टाइफून मेथड ऑफ इरिगेशन जो है वो ड्रिप इरिगेशन का एक मेथड है जो किसके अंदर यूज किया जाता है, शुगर केन के अंदर। ठीक है, क्लोगिंग का मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ साल्ट को क्या कहा जाता है, क्लोगिंग। किसके अंदर हो रही है एक्यूमुलेट, ड्रिप लाइन के अंदर। ठीक है, पाइप के अंदर। डी क्लोगिंग का मतलब क्या है कि जो ये साल्ट एक्यूमुलेट हुए हैं उनको हमें रिमूव करना है। इसके लिए हम केमिकल्स के अंदर किसका यूज करते हैं, 0.2% टू 0.5% किसका, HCl सॉल्यूशन का। फिल्टर्स के अंदर 2 फिल्टर यूज किए जाते हैं डी क्लोगिंग के लिए, कौन कौन सा, सैंड फिल्टर या फिर स्क्रीन फिल्टर। और स्क्रीन फिल्टर का मतलब क्या है, मेश फिल्टर इसे कहा जाता है। टाइफून मेथड इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ड्रिप, जो किस क्रॉप प्लांट के लिए सुटेबल है, शुगर केन के लिए। कौन से क्रॉप प्लांट के लिए, शुगर केन के लिए। कंफ्यूजन मत होना, टाइफून जो है वो किसकी मॉडिफाइड फॉर्म है, ड्रिप की है, स्प्रिंकलर की नहीं है। ठीक है, सैंड फिल्टर ऑन, टाइफून के अंदर भी ऑन ऑफ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ मॉडिफिकेशन जो है वो ड्रिपर्स में किया गया है, इस वजह मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ड्रिप, DRIP ड्रिप, शुगर केन। नीचे वाला लिख लिया क्या, हाँ, किसके अंदर 20 से 100 माइक्रोन मीटर। हाँ, साइज जो है सेंट की साइज ज्यादा होगी, जिसकी माइक्रोन मीटर में, जैसे 2 चीजें हैं, 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है, 1000 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर बराबर कितना माइक्रोन मीटर होता है, 1000 माइक्रोन मीटर। कितना होता है, 1000 माइक्रोन मीटर। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि जैसे कि 1 मीटर बराबर जो है कितना माइक्रोन मीटर हुआ, 10⁶ माइक्रोन मीटर हुआ। सेंट फिल्टर जो है 2200 माइक्रोन मीटर। सॉरी, यहां पर एक चीज अपन कंफ्यूजन हो गया, सेंट फिल्टर्स जो है माइक्रोन मीटर में जब साइज छोटी है तो जाहिर सी बात है स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, याद रखना है। सेंट के अंदर जो है स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जबकि स्क्रीन फिल्टर के अंदर क्या होते हैं, बड़े पार्टिकल्स होते हैं, 100 to 150 माइक्रोन मीटर। सॉरी कंफ्यूजन हो गया, कभी कभी क्या होता है फ्लो में चीजें निकल जाती है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको कर लीजिए। स्क्रीन फिल्टर कुछ नहीं लिखना है, स्क्रीन फिल्टर में बस ये याद रखना है कि यहाँ पर पार्टिकल की साइज क्या होती है, ज्यादा होती है। कितनी होती है, 100 to 150 माइक्रोन मीटर। और जबकि सैंड फिल्टर में कितनी होती है, 20 से 100 माइक्रोन मीटर। लिखा क्या ये, यहाँ पर लार्ज है, यहाँ पर स्मॉल है, बस ये डिफरेंस है। चलिए, वेंचुरी अलग चीज है, एक वेंचुरी मीटर अलग होता है। वेंचुरी मीटर जो है पाइप ओरिफिस को मेजर करने का एक तरीका है, जबकि वेंचुरी किसका एक पार्ट है, ड्रिप मेथड का है। ठीक है, वो अपन कल पढ़ेंगे। ठीक, स्ट्रक्चर जो है जिसके अंदर किसका इंजेक्शन किया जाता है, केमिकल्स और फर्टिलाइजर का। ठीक है, इरिगेशन इफिशियंसी वाइल फ्लडिंग की कितनी है, 20 से 25%। इसको याद रख लेना, WBC FSD। ठीक है, केवल इसमें 20 से 25। ठीक है, तो इसको 5 को पकड़िए, 50 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 75 टू 85 और 85 टू 95। अगर 85 भी ऑप्शन में नहीं हो, 95 भी ऑप्शन में नहीं हो, 90%। ठीक है, हाँ जी बोलिए, क्या रिक्वेस्ट मानना है भाई। अरे यार तुम अलग जमाने के लोग हो गए हो आजकल, क्यों बाटी जी। सर हम थोड़े सर आप शुरू में तब तो मोटिवेट भी करते थे, अब मोटिवेट नहीं करते। पूछते थे, वो सबसे जरूरी था। अच्छा, अब तो आप वो भी नहीं। चलिए वो भी क्वेश्चन अपन पूछा करें। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चलिए इस बार नई क्वेश्चन जो है आपको पेपर में मिलेंगे। ठीक है, संडे के पेपर के अंदर।
चलो एक क्वेश्चन रोजाना का जो है हम पूछेंगे, ठीक है? ओके, यहां तक लिख लिया? शायरी सुनेंगे ना यार, बहुत टाइम। चलो लिखो, लिख लिया? मेरा तो प्लान थोड़ा अलग है। किसमें? ड्रिप इरिगेशन। ये भाटी जी जो है जैसे चलिए ठीक है।